ठीक है. So अब when we talk about the objectives of government budget, that means we are simply talking about what is the major importance, what are the requisite of government budget, कि किस वजह से हमें गवर्नमेंट बजट की जरूरत होती है, या why there is need for government budget. तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो भी यही पॉइंट होंगे, और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नीड ऑफ गवर्नमेंट बजट, वो भी यही पॉइंट्स होंगे. इंपॉर्टेंस पूछा जाए तो भी यही पॉइंट होंगे. ठीक है. फर्स्ट इसके अंदर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यही होंगे ना. कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी नहीं जाती गवर्नमेंट बजट की, पर हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पॉइंट्स नहीं कवर होते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स का बेसिकली जो मतलब होता है वो मतलब होता है फीचर्स, राइट. जैसे गवर्नमेंट बजट का फीचर क्या हो गया, गवर्नमेंट बजट रिकॉर्ड्स एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, फर्स्ट फीचर. ठीक है. जबकि यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस. अब गवर्नमेंट बजट में एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना उसकी इंपॉर्टेंस नहीं हुई, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, उसका पर्पस नहीं हुआ. समझ रहे हो मेरी बात? यस सर. है ना. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आपके फीचर्स, तो आपका कोई पर्पस नहीं होगा, आपकी लाइफ का कोई पर्पस होगा. ठीक है. पर आपके खुद के फीचर्स होंगे. वो चीज यहाँ है. तो हम लोग जब टॉपिक के फीचर्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है उसके एट्रीब्यूट्स की, उसकी क्या क्वालिटी है. और वेरे जब हम उसके पर्पस की बात करते हैं, उसके एम की बात करते हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स. दोनों में डिफरेंस हो जाता है. ये चीज आप लोग स्पेसिफिकली बीएसटी के अंदर जरूर ध्यान रखिएगा. बीएसटी के अंदर इंपॉर्टेंस है वो अलग बात होती है, और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग बात हो जाती है. हाँ, फर्स्ट इसके अंदर हमारा आ गया रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. देखो मैंने यहाँ पे अलोकेशन ऑफ रिसोर्स यूज नहीं करा है, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा रीअलोकेशन. इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स के अंदर मेरे सारे रिसोर्सेज आ गए. इसके अंदर आपका ह्यूमन रिसोर्स, इसके अंदर आपका आर्टिफिशियल रिसोर्स, इसमें आपका नेचुरल रिसोर्स, तीनों रिसोर्सेज आपके आ जाते हैं. तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं दैट इज आर, उन रिसोर्सेज का अलोकेशन तो हो चुका, तभी तो मैं री करूंगा, अदरवाइज मैं अलोकेशन ही यूज करता. तो दैट मीन्स क्या हुआ, इनका अलोकेशन तो हो चुका. अब मुझे बताइए यहाँ पर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस बेसिस पे हुआ होगा. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th क्लास के अंदर. हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, याद है किसी को टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स? नहीं है यार? हाल है ऐसे कैसे? तुम लोगों का सही कह रहा हूँ, 11th है ना, ये गलत बात है यार. अभी भी पता लगा ना, अभी आपको लोगों को शायद नहीं मालूम होगी ये चीज, कि अभी जो 12th के जो मार्क्स अभी दिए जाएंगे, जो अभी जो करंट सेशन गया है 2021 जो एग्जाम होना था, उसके जो मार्क्स या उसकी जो रिपोर्ट कार्ड कह लीजिए आप, जो बनेंगे, जो मार्क्स अलॉट होंगे, वो किस बेसिस पे होंगे? वो 10th के जो आपका रिजल्ट है उसके बेसिस पे, 11th का जो आपका रिजल्ट है उसके बेसिस पे, और 12th का जो आपने टेस्ट दिए थे उन्होंने जो पिछले साल, उसके बेसिस पे. और इसमें 30% जो कवरेज है वो आपका 10th के परसेंटेज पे है, 11th, और ये 40% आपका इस पे कवरेज पे है. ठीक है. तो ऐसे मत सोचा कीजिए आप कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम, जैसे 11th में बच्चे सोचते हैं कि यार 11th है, चलो कोई बात नहीं, हम 12th में परसेंटेज ध्यान दे लेते हैं. नहीं, 11th में यहाँ 30% काउंट हो रहा है. और 12th में कई बच्चे थे जिनको हम लोग बार बार परस्यू कर रहे थे कि बेटा आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट जरूरी है, यूनिट टेस्ट दीजिए, टर्म टेस्ट दीजिए, प्री बोर्ड दीजिए. बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई यूनिट टेस्ट, टर्म टेस्ट नहीं दिया. कुछ बच्चे थे जिन्होंने प्री बोर्ड के 1-2 एग्जाम दिए, बाकी नहीं दिए. तो ये मत कीजिए, हर टेस्ट जरूरी है, कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी होती है. अदरवाइज स्कूल क्यों टेस्ट लेगा, साल भर में एक ही टेस्ट लेके काम चला लेते ना फिर. तो आप लोग जरूर पर्टिकुलरली जो भी सुन रहे हैं मुझे ये चीज ध्यान रखें, कोई भी आपका टेस्ट है उसको इग्नोर मत करें. आप सारे टेस्ट आप लोगों को देने, आगे ये काम आ सकते हैं जैसे इस साल बच्चों के आने चाहिए थे. ठीक. तो तो हम लोगों ने जो पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के अंदर, वो पढ़ा था हम लोगों ने सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी. अभी याद आया थोड़ा? यस सर. हर्षिता जी याद आया? हर्षिता जी तो गायब हो गई. यस सर. याद सर है आपकी आवाज कैपिटलिस्टिक, थोड़ी, सोशलिस्टिक, मिक्स इकोनॉमी? सर मैं फर्स्ट चैप्टर आपसे पढ़ा नहीं था.
ये भी याद, ये तो 9th में पढ़ चुके हैं हम लोग, कैपिटलिस्टिक सोशलिस्ट। हाँ मतलब सर याद है, बट मैं आप बोल रहे थे ना कि फर्स्ट चैप्टर में से पढ़ा, तो मैं बता रही सर आपसे नहीं पढ़ा था, लेट अरे ज्वाइन तो किया था मुझसे थोड़ा नहीं सा। पढ़ा तो कहीं से तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा हुआ अभी थोड़ी दिया था। नहीं पढ़ा था। अरे तो यार, तो ये क्या करते हो। अब उसके अंदर हमारी इंडियन इकोनॉमी कौन सी है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्ट या मिक्स्ड? मिक्स्ड। मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का क्या फीचर होता है, एक इंपॉर्टेंट फीचर, वहां पे कौन से सेक्टर होते हैं? तीनों। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मेरी वॉइस मेरे तरफ से तो क्लियर आ रही है, आपकी तरफ से कोई इशू हो सकता है। हाँ, हमारे मिक्स इकोनॉमी के अंदर, तो इंडियन इकोनॉमी हमारी मिक्स इकोनॉमी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है। और मिक्स इकोनॉमी के अंदर हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं। इंडियन इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है जहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं। दैट मीन्स कि जब हमने अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन किया होगा, जैसे कि यहाँ पे बात करें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो हमने क्या करा होगा, प्राइवेट सेक्टर को अपने रिसोर्सेज दे दिए होंगे जो उनको रिक्वायर्ड होंगे, और पब्लिक सेक्टर ने अपने खुद रिसोर्सेज रख लिए होंगे। तो दोनों के बीच में क्या करा, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में हमें क्या देखने को मिला, कि जो प्राइवेट सेक्टर है, बताइए वो प्रॉफिट मोटिव के लिए प्रोडक्शन करेंगे या वेलफेयर मोटिव के लिए? प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव के लिए, बिल्कुल। तो अब जो प्राइवेट सेक्टर थे उनके पास में जो रिसोर्सेज गए, जो कि मेरे ख्याल से शायद मेजोरिटी पार्ट ज्यादा गया होगा, वो केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। जबकि पब्लिक के लिए जरूरी है कि वो सोशल वेलफेयर या ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करे, तो सिंपली वेलफेयर लिख देते हैं। ठीक है ना। अब जब देखा गया कि भाई रिसोर्सेज का जो एलोकेशन हुआ, उस एलोकेशन से केवल प्रॉफिट मोटिव जो है वो ज्यादा फुलफिल हो रहा है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपना ऑब्जेक्टिव ज्यादा फुलफिल कर रहे हैं, और नॉर्मल पब्लिक को, जो उनको जिनको हम लोग आगे जाके भी पढ़ेंगे, पब्लिक गुड्स जिन्हें कहा जाता है, वो उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जब देखिए गवर्नमेंट के पास में रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो फिर वो किस तरीके से लोगों के लिए गुड्स वगैरह अवेलेबल कराएगा, नहीं करा पाएगा। तो फिर उसका क्या किया जाता है कि बजट के थ्रू फिर ये जो रिसोर्सेज जो हमने अलोकेट करे, ये जो रिसोर्सेज का अलोकेशन हुआ, इस दोबारा से फिर क्या करेंगे, इनको रीअलोकेशन करेंगे। दोबारा से फिर उनको बांटा जाएगा किसके अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, किस तरीके से बांटेंगे वही हम लोग इस ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे मैं दो टर्म्स क्लियर कर देता हूं, क्योंकि वो बार बार मेरे यूज होंगी टर्म्स। दैट इज प्राइवेट सेक्टर, सॉरी, पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड। दो कैरेक्टरिस्टिक्स पब्लिक गुड के लिए यूज की गई हैं। पहला, these goods are non नॉन राइवलरस, आर राइवलरस, राइवलरस का मीनिंग मैं बताऊंगा अभी। और दूसरी बात करी है, दूसरा फीचर इनके लिए कहा है कि दीज गुड्स आर नॉन these goods are non exclusive। तो ये दो चीजें हैं हमें जो यहाँ ध्यान रखनी है व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक गुड्स। कि पब्लिक गुड्स आर ऑल दोज गुड्स व्हिच हैव द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्टली दे आर नॉन राइवलरस, सेकंडली दे आर नॉन एक्सक्लूसिव। अब इनका मीनिंग क्या होता है इन सिंपल वर्ड्स। नॉन राइवलरस का मतलब होता है राइवलरी। राइवलरी का मतलब पता है कि राइवलरी किसे बोलते हैं? दुश्मन।
हाँ बिल्कुल सही बात है, दुश्मनी जिसे हम कहते हैं। तो इन गुड्स के अंदर दो लोग अगर कोई गुड को यूज कर रहे हैं तो उनमें आपस में कोई दुश्मनी नहीं होती है। क्या मतलब हुआ इस चीज का, कि अगर कोई जना एक गुड को यूज कर रहा है तो उस गुड की अवेलेबिलिटी बाकी लोगों के लिए कम नहीं हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रोड की बात करूं और अगर कुछ लोग इस रोड पे चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के लिए रोड एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं, ये सबके लिए अवेलेबल होगी। ऐसी हम लोग पब्लिक पार्क्स की बात करें, पब्लिक पार्क्स की अवेलेबिलिटी सबके लिए रहती है। लेकिन अगर हम वही बात करें, फॉर एग्जांपल आपका अम्यूजमेंट पार्क है जिसके अंदर जो है वो जो लोग उसको पे कर सकते हैं वही उनकी फैसिलिटीज यूज करेंगे, बाकी लोगों के लिए उसकी अवेलेबिलिटी जीरो हो जाती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा नॉन एक्सक्लूसिव, जो थोड़ा सा मैंने अभी ब्रीफ करा, कि ऐसे लोग जिन्होंने इन गुड्स को बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया होता है, दैट मींस दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन व्हिच हैज कंट्रीब्यूटेड फाइनेंशियली इन प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, वो तो उसको एंजॉय करते ही करते हैं। लेकिन बाकी लोग जिन्होंने कोई फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं करा होता है वो भी उन गुड्स की फैसिलिटी एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो टैक्स पेयर होते हैं जिनकी हम लोग बात करते हैं, तो टैक्स पेयर जो है वो टैक्स गवर्नमेंट को देता है जिससे कि आपका जो गुड्स वगैरह जो रिक्वायरमेंट होती है वो गवर्नमेंट फुलफिल करती है। रोड का कंस्ट्रक्शन है या और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये सब टैक्सेस के थ्रू ही होते हैं, जितना आप लोगों को मालूम होगा। अब जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए इन गुड्स की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी, उनके लिए भी अवेलेबिलिटी प्रॉपर रहती है। तो दो चीजें हो गई, पहला नॉन ड्राइवरलेस, दैट मीन्स ये सबके लिए अवेलेबल होते हैं, और दूसरा कि जिन्होंने इन गुड्स को बनाने में फाइनेंशियली हेल्प करी होती है, उनके साथ साथ जिन्होंने नहीं पे करा होता है कुछ इनके लिए, उनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। वेयर एज प्राइवेट गुड्स में ये दोनों बातें नहीं होती, और वहां पे सिंपल सी एक बात होती है कि दीज आर दोज गुड्स these are those goods whose benefit these are those goods whose benefits are enjoyed by those person who pay for them। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि इन गुड्स को केवल उन्हीं वही लोग बेनिफिट एंजॉय करते हैं जिन्होंने इसके लिए पे किया होता है, जो इनको पे नहीं करेंगे वो इन गुड्स को यूज नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है कि प्राइवेट गुड्स विल बी प्रोड्यूस बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बिकॉज इट इंक्लूड्स प्रॉफिट, वेयरएज पब्लिक गुड्स जिसके अंदर कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, बट उनको प्रोड्यूस करना जरूरी होता है फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर ऑफ सिटीजन, उनको पब्लिक जो है गवर्नमेंट उनको प्रोड्यूस करती है। अब करना क्या होता है कि सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना। सर इसमें जैसे हम बोलते हैं कि अभी तो जो प्राइवेट आपने बोला कि प्रॉफिट मोटिव होती है, पर सर वो सोशल ऑब्जेक्टिव भी तो फुलफिल करती है ना। नहीं, सोशल ऑब्जेक्टिव तो उसका जो है वो बाय बेनिफिट हो गया, मतलब डायरेक्टली बेनिफिट जो है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एयरलाइंस की अगर आप बात कर लीजिए जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट है, वेयर एज आप चाहें तो और दूसरे जो गुड्स प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है उनकी बात कर लीजिए, तो उनका बेसिक जो पर्पस है वो तो प्रॉफिट मोटिव है ना। उस प्रॉफिट मोटिव से या उन गुड्स को यूज करने से अगर कोई सोशल नीड फुलफिल होती है तो वो तो एक सेकेंडरी पॉइंट हो गया, नहीं? बताइए। यस सर। है ना। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनका सोशल नीड फुलफिल नहीं है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो उनको प्रॉफिट अर्न करना ही है, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना ताकि उनको प्रोडक्शन से या आउटपुट से या सर्विसेज से गुड से मैक्सिमम प्रॉफिट हो, सीधी एक लाइन में कहा जाए तो। लेकिन गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर सकती है।
ये बात अलग है कि आज के केस के अंदर तो ऐसी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट अपने जो है वो टैक्सेस लगाई जा रही है, उसकी प्राइसेस हाई करी जा रही है, तो वो चीज़ अलग है। बट हाँ, फिर भी हम जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो नॉन प्रॉफिटेबल उनका प्रोडक्शन होता है। और इसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करेगी किस तरीके से कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं आ पा रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज यूज करेगी। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इन एजुकेशन, या और दूसरे तरीकों पे। और वेयर एस ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है बट आर नॉट वेरी यूजफुल फॉर जनरल पर्सन, जनरल पब्लिक। गवर्नमेंट उनके प्रोडक्शन पर उन गुड्स पर गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस लगा देती है। फॉर एग्जांपल लीकर है या टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, तो उन पर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगा देती है। ज़्यादा टैक्स लगाने से क्या होता है कि उनका प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा डिस्करेज होता है, लोग उनको थोड़ा परचेज करना कम करते हैं। और सोशली यूजफुल गुड्स जैसे हैं, फॉर एग्जांपल खादी प्रोडक्ट वगैरह, गवर्नमेंट उन पर सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट अपने टैक्स पॉलिसी और सब्सिडी पॉलिसी में चेंजेस करके जो रिसोर्सेज है उनको रीअलोकेट करेगी। और फिर गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई हाँ, क्या सोशल नीड फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो जो है वो सारा गवर्नमेंट बजट के थ्रू हो जाता है। इसके साथ में ही इसमें एक चीज और थी कि जो हमारा रीअलोकेशन फंक्शन है उसके लिए एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा गया। एक तो रीअलोकेशन इसको कहा ही है, साथ में ये और कहा था कि एक्सप्लेन द अलोकेशन फंक्शन ऑफ बजट। और दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ कैन द गवर्नमेंट इम्पैक्ट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। तो ये इसके अंदर पूरा इंक्लूड हो जाएगा। सेकंड आता है इसके अंदर, ये वाला भी काफी पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इसके अंदर 3 मार्क्स में इंडिविजुअली पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत पहले होता था कि जहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, और उसके अंदर आप 4-4, 5-5 ऑब्जेक्टिव लिखते जा रहे हैं। आजकल जो पैटर्न है उसके अंदर पर्टिकुलर एक कोई ऑब्जेक्टिव जो है बोर्ड उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपको हर ऑब्जेक्टिव को ढंग से कवर करना होगा। सेकंड है इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सर ये टैक्सेस और सब्सिडीज के थ्रू होता है ना? हाँ बिल्कुल, ये वाला भी नहीं, ये इसमें तो हम लोग जनरली टैक्सेस के थ्रू बात करते हैं और ट्रांसफर पेमेंट्स के थ्रू बात करते हैं। अभी बताता हूँ मैं। सब्सिडी देखो वो प्रोडक्शन में दी जाती है, वो ऊपर वाले पार्ट पे है। सब्सिडी इनकम से रिलेटेड नहीं होती है। किसी की इनकम को कम किसी की इनकम में बेनिफिट दिया जाए वो सब्सिडी नहीं होता है। प्रोडक्शन टैक्स में बेनिफिट दिया जाए वो सब्सिडी होता है। सर बेनिफिट टैक्स में या फिर उन्हें वो सब्सिडीज तो प्रोवाइड कराते हैं ना? नहीं, इनकम टैक्स पेंशन के टाइप। अंदर इनकम टैक्स में सब्सिडी नहीं मिलती है। ओके। सर इनकम टैक्स की वो जो एक फिक्स रेट होती है ना जिसके बाद ही देना होता है इनकम टैक्स, तो वो क्या होता है? इनकम टैक्स के अंदर तो वो तो जो पहला आपका जो होता है दैट इज मिनिमम टैक्स रेट जो है वो होता है। उससे ऊपर जिसको हम बोलते हैं कि भाई दिस इज द एनुअल इनकम, जिस पर गवर्नमेंट कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करती। जैसे आज अगर मैं बात करूँ तो 2,50,000 इज द एनुअल इनकम, जिस पे आपको कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उससे ज़्यादा आपकी इनकम होती है तो आपको टैक्स रेट पे करना पड़ता है। और उसके भी गवर्नमेंट ने स्लैब बना रखा है, दैट इज 10%, 20%, 30%, जिसका सीधा सा पर्पस है गवर्नमेंट का कि हायर द इनकम हायर विल बी द टैक्स। तो जो लोग जितना ज्यादा कमा रहे हैं उससे हम ज्यादा टैक्स कलेक्ट करें। अभी मैं इसको बताता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होती है कि ये लोगों की इनकम है और ये हमें टैक्स कलेक्ट करना है।
तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में रिच क्लास भी होंगे, उनकी बहुत ज्यादा इनकम होगी, और फिर लोगों की इनकम धीरे धीरे जो है वो कम होती जाएगी, और फिर इकोनॉमी में कुछ लोग बहुत पुअर भी होंगे। ठीक है ना। तो ये एक इकोनॉमिक इनकम का एक आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझ सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ कहीं टैक्स लगा देगी, ये लगा दिया टैक्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग जितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं उनको उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो लोग कम पे कर रहे हैं उनको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो लोग उस स्लैब से नीचे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 2,50,000, तो जो लोग इस स्लैब से नीचे हैं उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। दैट मीन्स उस केस में जिसकी जितनी ज्यादा कम इनकम होगी उतना ही उसको टैक्स पे नहीं करना, तो उससे कोई सेंस नहीं बनता कि जितनी इनकम कम है वो तो उसके लिए ही थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। बट हाँ, इस इनकम के नीचे हमें कोई टैक्स पे नहीं करना। अब इससे क्या होता है कि ये जो एक्सेस इनकम है इन लोगों की वो गवर्नमेंट के पास में चली जाती है। तो गवर्नमेंट देखो कुछ हद तक गवर्नमेंट ने क्या करा कि अब इनके पास में इनकम कितनी रह गई इन लोगों के पास में, ये इनकी इनकम रह गई, ये इनकम है, ये रिच क्लास की इनकम है, ये पुअर क्लास की या लोगों की इनकम है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कुछ हद तक कोशिश करती है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ हद तक लिमिट किया जाए। अगर ऐसा नहीं हो तो जो रिच है दे विल बिकम मोर रिचर, और पुअर तो फिर बहुत पुअर और होते चले जाएंगे, बिकॉज जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे कहाँ होंगे, वो शिफ्ट होते चले जाएंगे रिसोर्सेज, दैट मीन्स रिच क्लासेस की तरफ। तो पुअर क्लासेस के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, तो दे विल बी पुअरर एंड पुअरर एंड पुअरर। तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव। सर तो सब्सिडीज रीअलोकेशन में कैसे आएगा? एक सेकंड बताता हूँ। प्रोग्रेशन इनकम टैक्सेशन, सब्सिडी जो है वो ऊपर वाले पे होगा, जैसे कि जैसे कि मैंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू रिसिप्ट वहां से ज्यादा जनरेट करेगी जहां पर हार्मफुल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो गवर्नमेंट उन पर क्या करेगी, लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है ऊपर वाले केस में, तो वहां पे गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो टैक्सेस ज्यादा इंक्रीज करने से क्या होगा, वहां से रिसिप्ट गवर्नमेंट ज्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करेगी। वेयर एज ऐसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं या हैंडलूम प्रोडक्ट्स वगैरह हैं या इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि इनको प्रमोशन मिले, इनके गुड्स का जो है मार्केट और बढ़े, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जो उनके एक्साइज टैक्स रेट है और जो दूसरे टैक्सेस है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और सेल्स, उनको वो रिड्यूस कर देगी। तो वो जो रिड्यूस करना हुआ दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडी। ठीक है। यस सर। तो वो चीज ऊपर वाले के अंदर, यहाँ गवर्नमेंट इनकम के केस में गवर्नमेंट सब्सिडी करेगी। इनकम के केस में गवर्नमेंट क्या करती है, वो आपको ट्रांसफर पेमेंट्स अवेलेबल कराएगी। मतलब जो लोग ऐसे हैं कि जिनकी इनकम, जैसे ये वाला ग्रुप है जो बिल्कुल ही है, तो जो बिल्कुल वेरी वेरी पुअर हो गया, तो उनके लिए हम लोग उसमें पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है वो पेंशन योजना उनके लिए चला रखी है गवर्नमेंट ने, या और इस तरीके के दूसरे स्कॉलरशिप्स, चैरिटीज, डोनेशंस और दूसरी तरीके की जो हेल्पिंग जो है योजना जो वगैरह गवर्नमेंट ने दे रखी है, उन लोग उसको कहा जाता है ट्रांसफर पेमेंट्स। दोज आर कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट्स। तो गवर्नमेंट जिनकी इनकम ज्यादा होती है उनसे टैक्स ज्यादा कलेक्ट करती है, और जिनकी इनकम बहुत कम होती है या जो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको ट्रांसफर पेमेंट्स अवेलेबल करा देती है। तो ट्रांसफर पेमेंट कहाँ से अवेलेबल कराएगी, वो रिच क्लास से लेके और गरीबों को अवेलेबल कराएगी, जस्ट लाइक रॉबिनहुड। सर एज अ चैरिटी और डोनेशन देती है ना? चैरिटी और डोनेशन तो गवर्नमेंट नहीं देगी, लेकिन जो उसको मिलेगा वो यूज करेगी। गवर्नमेंट को देगी चैरिटी डोनेशन। सर ट्रांसफर पेमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपने बोला तो? हाँ, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब ये होता है, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब सिंपल सा होता है कि कोई भी इनकम जो हमने रिसीव करी हो जिसके लिए हमने किसी तरीके का कोई प्रोडक्शन नहीं करा हो, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी डोनेशन अगर रिसीव करती है तो उसके लिए उसने कोई सर्विसेज नहीं दी है, तो वो उसके लिए बिल्कुल ट्रांसफर पेमेंट्स हो जाएगा।
हाँ, अगर मान लीजिए जैसे ओल्ड एज पीपल है या कोई पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल को तो देखो गवर्नमेंट जो है वो डोनेशन वगैरह नहीं देगी। अगर कोई मान लीजिए कोई गरीब भिखारी मिल जाता है रास्ते में चला हुआ बेचारा, बड़ी मुश्किल से खाना पीना खा रहा है, वहां से अशोक गहलोत जी गुजर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी रोक के उसको कहेंगे कि ले बेटा पकड़ तेरे लिए डोनेशन। तो इंडिविजुअल को डोनेशन नहीं दिया जाता। हाँ, ये जरूर कह देंगे कि भाई ये पकड़ तेरे लिए थोड़ा खाने पीने का मैंने बंदोबस्त करा दिया। तो डेट विल बी कॉल्ड एज अलाउंस, ओल्ड एज अलाउंस उसको आप कह सकते हो, या ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट ने चालू कर रखी है, वो इसके अंदर आ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट दे सकती है, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो सर जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है वो यही होती है क्या? नहीं, अलग अलग है, दोनों चीजें अलग होती है। एक पेंशन में एक रिटायरमेंट पेंशन होती है, एक ओल्ड एज पेंशन होती है। जब भी आपसे कहा जाए रिटायरमेंट पेंशन, तो उसका मतलब तो होता है कि वो जिन लोगों ने जॉब करा होता है उस जॉब के पार्ट पे आफ्टर रिटायरमेंट जो उनको पेंशन मिल रही है, दैट इज रिटायरमेंट पेंशन। एक सेकंड तो जो पेंशन हो गई हमारी, तो एक तो रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन हमेशा सीओई का पार्ट होता है, सुना था ना, सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये तो रिटायरमेंट पेंशन जो होता है तो कंपनसेशन एम्प्लॉइज का पार्ट होगा। क्योंकि गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट से मेरा मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर पेंशन, ग्रेजुटी और पीएफ वगैरह ये जो एप्लीकेबल्स होते हैं रूल्स, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं क्या करती है कि जो भी मंथली सैलरी होती है उसमें से एक पार्ट वो डिडक्ट करते चले जाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। और एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट या एट द टाइम व्हेन पर्सन इज लिविंग, या उसकी अगर डेथ हो जाए तो उसके जो लीगल हेयर होता है उनको फिर वो कलेक्टिव अमाउंट दे दिया जाता है। तो जो रिटायरमेंट पेंशन होती है वो तो सीओई का ही पार्ट है, वो आपकी वेजेस या सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है, बाद में मिलेगा। लेकिन अगर कहते हैं हम ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन कहा जाता है, जो ओल्ड एज पेंशन है ये गवर्नमेंट की योजना है। इसको आप गवर्नमेंट की प्लानिंग के अंदर लेकर आ सकते हैं, और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है बिकॉज दिस इज ट्रांसफर पेमेंट। वेयरएज इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये आपको तब मिली है जब आपने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट दी हो, ठीक है। सर ये ओल्ड एज इनकम वैसे कितने ईयर्स के बाद मिलती है, मतलब ओल्ड एज कितना? पेंशन जो है बेसिकली मेरे ख्याल से शायद 80 के करीब का है, और ये उन लोगों को मिलती है जिनका कोई लीगल हेयर नहीं है और उनका उनके पास में कोई लाइवलीहुड का कोई सोर्स नहीं है, तो उनके लिए ये ओल्ड एज पेंशन है। बाकी आप एक बार गूगल कर लीजिएगा तो वहाँ आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। और थोड़ा बहुत इसका जो है वो आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, पर उतना ज़्यादा भी नहीं है वहाँ पे। और ये चीज़ आप लोग आदत में डाला करो, अगर मान लीजिए आपको पढ़ाते हुए कोई भी सब्जेक्ट है, कोई आपको टॉपिक मिलता है, तो अभी तो खाली बैठे हो उसको गूगल करो, विकिपीडिया पे जाओ, पढ़ो दुनिया भर की चीजें, कुछ अच्छा मिले तो टीचर के साथ भी डिस्कस करो, ठीक है ना। एंटरप्राइजेस जो तो चलाते आज हैं ये सिर्फ टैक्सेस से तो, होता है। तो आज आपको गूगल का टास्क मिल गया कि ओल्ड एज पेंशन पे जो है आप ब्राउज करें, ऑनलाइन जाए, और जितना जो मटेरियल मिलता है कब मुझे फिर अगले क्लास में डिस्कस कीजिएगा मेरे साथ। हाँ, क्या कह रहे थे परिधि? सर आपने तो इग्नोर ही कर दिया पूरा। क्या इग्नोर? नहीं बेटा, बिल्कुल इग्नोर नहीं करा, बोलो क्या हुआ। सर पब्लिक एंटरप्राइजेस और ये सारे डोनेशन वगैरह, ये जो ओल्ड एज पेंशन सर ये टैक्सेस से ही हो जाती है फुलफिल सारी। किसमें? सर मतलब सिर्फ जो टैक्सेस इन्हें मिलते हैं उससे ये पब्लिक एंटरप्राइजेस एनजीओ वगैरह ये सब चलते हैं, और ये ओल्ड एज पेंशन वगैरह तो सब टैक्सेस से हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, टैक्सेस इज अ फॉर्म। अभी हम लोग आगे गवर्नमेंट बजट में यही तो पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट में हमको पढ़ना क्या है, हमको दो चीजें पढ़नी है कि कहाँ से पैसा आता है और कहाँ पे पैसा जाता है ना। तो अब रिसिप्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से रिसिप्ट आता है। तो टैक्स इज अ पार्ट, टोटल रेवेन्यू का आप ये कह सकते हो कि 60% तक तो जो है, 60 to 65% जो है वो तो हाँ टैक्स के थ्रू ही होता है। और इसमें भी मैं डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इंक्लूड नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन तो और कम है। इन अगर हम दोनों की बात करते हैं, जैसे आप लोगों को मालूम है इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, दो टैक्सेस इंडिया के अंदर हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, और इसलिए मैं सर तो हमेशा। इनडायरेक्ट तो सबसे लेते हैं ना, मतलब पुअर और वो। हाँ, वो तो सबके लिए होगा ऑब्वियसली। अगर मान लीजिए कोई गरीब बेचारा साबुन की जो है 10 रुपए का साबुन लेकर आता है, उसमें भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा।
sir. तो इनडायरेक्ट टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, लेकिन डायरेक्ट टैक्स का ये चीज नहीं है, और इसलिए मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि इंडिया के अंदर डायरेक्ट टैक्स को खत्म कर देना चाहिए। वर्ल्ड में ऐसी कई कंट्रीज हैं जहां पे इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स 0 है, कमा लो जितना कमाना है। और इंडिया में भी अगर ऐसा हो जाए ना कि इनकम टैक्स को 0 कर दिया जाए तो शायद इंडिया ज्यादा ग्रोथ करे, ब्लैक मनी 0 हो जाएगी, पता नहीं कब करेंगे। तो ये आपका जो है वो पूरा इसके अंदर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के अंदर आ जाता है। थर्ड आता है स्टेबिलिटी वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका इसके अंदर इनकम स्टेबिलिटी। बेचारे कई सारे बच्चे तो बाहर ही वेट कर रहे हैं अभी, अब माने नहीं, क्या करें, वेट ही करेंगे अब। तो इसके अंदर आ जाता है थर्ड पॉइंट है इनकम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इकोनॉमी में क्या नहीं होना चाहिए, नाइदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ना ही डिफ्लेशन। ना तो प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ने चाहिए और ना ही प्राइजेस बहुत ज्यादा कम होने चाहिए। और इसको अगेन गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा गवर्नमेंट बजट के थ्रू? कि जब गवर्नमेंट को लगेगा कि इन्फ्लेशन का टाइम है, प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्राइजेस कब ज्यादा बढ़ते हैं? जब डिमांड ज्यादा होती है कि सप्लाई? डिमांड। डिमांड। तो ऑब्वियसली व्हेन, क्योंकि हम तो मैक्रो की बात कर रहे हैं इसलिए मैक्रो टर्म यूज करेंगे, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, फिर इन्फ्लेशन आएगा। तो जब गवर्नमेंट को लगता है कि इन्फ्लेशन है, प्राइजेस को हमें क्या करना है, हमें प्राइजेस को कंट्रोल करना है, नीचे लाना है, देन उस केस के अंदर गवर्नमेंट दो चीजें करती है। किसमें करेगी? अपने रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरीज है, सीओई टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको रिड्यूस कर देगी। क्योंकि अगर सीओई कंपल्सरी एम्प्लॉयज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कम हो जाता है तो उनके पास में टेक होम सैलरी उनकी कम हो जाएगी। टेक होम सैलरी कम होने से ऑब्वियसली उनकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। दूसरा, इनकम टैक्स बढ़ा देंगे। इनकम टैक्स को बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि जो रेजिडियल इनकम है वो कम होगी, और जब रेजिडियल इनकम लोगों के पास में कम जाएगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो अगेन ये कब कर पा रही है गवर्नमेंट? जब वो बजट बनाए। अगर वो बजट ही नहीं बनाएगी तो ये रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर वाली बात ही नहीं आ पाएगी, और अगर ये नहीं आएगी तो उसके इसमें फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। डिफ्लेशन में इसका उल्टा हो जाएगा। अगर डिफ्लेशन है तो वहां पे हम चाहते हैं कि डिमांड जो है वो आप बढ़े, तो हम लोग उस केस में डिमांड को बढ़ाना चाहेंगे यहाँ। और डिमांड को बढ़ाने के लिए फिर प्रेफर करेंगे कि जो इनकम टैक्स है वो कम हो जाए ताकि रेजिडियल इनकम बढ़े, डिमांड बढ़े। जो सैलरीज हैं गवर्नमेंट की वो प्रॉपरली उनको मिले, बोनस मिले उनको, ताकि उनकी डिमांड जनरेट हो सके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है, एंड थ्रू गवर्नमेंट बजट। तो ये आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, जिसमें कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाता है हमेशा। तो तीनों में, और तीनों ऑब्जेक्टिव में कोई हो प्रॉब्लम तो मुझे बताओ, कुछ पूछना हो इसमें। नो सर। सर ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? ये अगर आएगा आपका तो 3 मार्क्स के अंदर आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसकी नोट मेकिंग अच्छी तरह कीजिएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका कंपोनेंट्स ऑफ बजट और स्ट्रक्चर ऑफ बजट। या कंपोनेंट ऑफ बजट कह लीजिए या स्ट्रक्चर ऑफ बजट कह लीजिए, एक ही बात है। क्योंकि तो उसमें क्या है आपका गवर्नमेंट बजट, इसके अंदर दो पार्ट, बजट रिसिप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर। तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे बजट। बजट का मतलब वो एस्टिमेटेड है ना। यस सर। रिसिप्ट्स दो तरीके की होंगी और एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं। अकाउंट्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है, वही चीज है। सर रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के, बिल्कुल। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा एक प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, इसका एक प्रेजेंटेशन और है, उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये आपका आ गया गवर्नमेंट बजट। तो इसमें दो बजट हो गए, एक हो गया रेवेन्यू बजट, एक हो गया कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में दो चीज़ें होंगी, एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स और होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट में होगा कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस तरीके से भी आप इसका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कि गवर्नमेंट बजट को बहुत अच्छी तरह से इसको समझना, पढ़ना, नोट्स बनाना इसके। क्योंकि आप अगर आगे जाके जब हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट के अंदर जो हमको बनाना है बोर्ड्स के लिए 20 मार्क्स का, उसके अंदर गवर्नमेंट बजट भी एक टॉपिक है। बहुत सारे टॉपिक है जो मैं आगे दूंगा आपको, उसके अंदर गवर्नमेंट बजट एक टॉपिक है। तो गवर्नमेंट बजट पे भी आप चाहें तो अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उसमें फिर ये सब कुछ यही कवरेज आएगा। मैक्सिमम 90% यही है जो आपका कोर्स में है। 10 to 15% एडिशनल है, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो इसलिए इसको ढंग से अच्छी तरह पढ़ना। तो स्टूडेंट्स क्या है, गवर्नमेंट बजट का प्रोजेक्ट बनाना इसलिए प्रेफर करते हैं कि उनका प्रोजेक्ट भी बन जाता है प्लस एग्जाम के हिसाब से चैप्टर भी तैयार हो जाता है। तो उनको दो काम नहीं करने पड़ते, एक काम से दोनों चीजें हो जाती हैं। सर प्रोजेक्ट वर्क आप अभी इसमें दोगे या फिर स्कूल खुलने के बाद? अभी स्कूल खुलने के बाद, मैं जुलाई तक वेट कर रहा हूँ। मैं 15 जुलाई तक वेट कर रहा हूँ। स्कूल खुलते हैं, मेरे को लगता है खुल जाना चाहिए जैसी सिचुएशन है। नहीं है तो फिर मैं फिर आपको प्रोजेक्ट वर्क दे दूंगा, ज़्यादा डिले मैं नहीं करूँगा। ओके सर।
ठीक है, तो यहीं तक का मैं आज कवर कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मेरी क्लास में नहीं है तो उनका छूट जाएगा, नुकसान होगा। दोस्त लोग तो सब अपने ही हैं। नेक्स्ट किसकी क्लास है अब आपके? अकाउंट्स की। अकाउंट की सर लेंगे कल नहीं, आज होगी। ठीक है, तो यहाँ तक का आप लोग रीड कर लीजिएगा सर शायद। हाँ बोलो। सर इकोनॉमिक्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन